Assalamu alaikum, dear students. We are studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. Our today's topic is industrialization in the colonies. सनतकारी कॉलोनीज में कैसे आई? कॉलोनी वो एरिया होता है या वो जगह होती है जो किसी दूसरे मुल्क के फुल या पार्शल कंट्रोल में होते हैं, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। तो जब हम बात आज करेंगे बात हम ये कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आई, हम स्पेसिफिक बात करेंगे इंडिया की, जिसमें हम मेंशन करेंगे एक तो होती है फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ और दूसरी होती है नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर, जो गैर मशीनी सेक्टर होता है। लेकिन जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो लिमिटेड रहेगा रिगार्डिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। हम टेक्सटाइल्स पर कंसंट्रेट करेंगे। जो एज ऑफ मशीन्स इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें जो इंडिया है इसने डोमिनेट किया इंटरनेशनल मार्केट को। खासकर अगर हम बात करेंगे सिल्क और कॉटन की, उसमें काफ़ी डोमिनेशन थी इंडिया की, क्योंकि इंडिया जो है वो बारीक वेराइटियाँ बनाता था कॉटन की। कोर्सर जो कॉटन था, जो मोटा जो कॉटन होता है, वो बहुत सारे ममालिक बनाते थे, लेकिन इंडिया की ये खसूसियत थी, वो दे मेड फाइनर वेराइटीज़ ऑफ कॉटन। जो बारीक कॉटन होता था वो इंडिया बनाता था। और जो आर्मीनियन और जो पर्शियन मर्चेंट्स होते थे वो फिर उन गुड्स को लेते थे पंजाब, पंजाब से फिर अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से फिर पर्शिया और सेंट्रल एशिया। इस तरह से वो गांठों बंडल्स ऑफ टेक्सटाइल देते थे कैमल कैमल के पीछे। वे आर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो था, जो खैबर पख्तूनख्वा इलाका है पाकिस्तान का, फिर उन माउंटेन पासिस से, डेजर्ट से होकर वो फिर आगे जाता था। इसके अलावा एक देयर वाज ए बूमिंग सी ट्रेड जो ऑपरेट करता था प्री कॉलोनियल पोर्ट्स के ज़रिए से, जिसमें अगर हम बात करेंगे गुजरात में जो सूरत का जो पोर्ट है वो उसके ज़रिए से जो मिलता था, जो पर्शियन गल्फ है या रेड सी जो जो पोर्ट है वहाँ से वो जाता था। इसके अलावा एक तो ये सूरत पोर्ट, दूसरा जो पोर्ट देवाड़ मसूलीपट्टनम, जो कोरामंडल कोस्ट पर है, और जो हुगली का जो पोर्ट है दैट इज़ इन द बंगाल। वो लिंक करता था साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स को, जो साउथ ईस्ट एरिया जो हमारे पास है, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, तो वो उनको लिंक करता था। इस तरह से काफ़ी जो इंडियन मर्चेंट्स थे और बैंकर जो सरमायाकार थे वो इन्वॉल्व हुए थे। जो एक्सपोर्ट ट्रेड होता था, जो यहाँ से बरामद जो होता था, खासकर टेक्सटाइल्स, उनको उनके फाइनेंसिंग में, उनको कैरी करने में, उनको ले जाने में, और उस सप्लाई चेन का वो अहम उनका रोल रहता था। इसके अलावा तो जो सप्लाई मर्चेंट जो अंदरूनी काम करते, अंदरूनी इलाकों में काम करते थे, वो लिंक करते थे पोर्ट्स के साथ। फाइन। एक होते हैं जो बाहर जाते थे, दूसरे वो थे जो अंदरूनी काम करते थे, जो पोर्ट्स तक ले आते थे यानी जो टेक्सटाइल्स थे उनको। इसके साथ साथ वो क्या, उनका क्या काम रहता था, जो सप्लाई मर्चेंट्स थे उनका काम रहता था वो पेशगी देते थे वीवर्स को, उनको प्रोक्योर करते थे क्लॉथ वगैरह को डिफरेंट जो विलेज में थे, और फिर उनको पोर्ट्स तक ले जाते थे। और पोर्ट्स पर क्या होता था, वहाँ पर बड़े बड़े शिपर्स होते थे जो एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, उनके पास ब्रोकर्स हुआ करते थे। फाइन। वहाँ पर ब्रोकर्स दलाल होते थे जो नेगोशिएट करते थे प्राइस को, जो गुड्स जो सप्लाई मर्चेंट्स लाते थे फ्राम इनलैंड्स, जो अंदरूनी जो काम करते थे, जो उनको वो लाते थे सप्लाई मर्चेंट्स। ब्रोकर क्या होते हैं? ब्रोकर दलाल होते हैं, जिन जो क्या करते हैं, इनका काम रहता है टू बाय एंड सेल एज एन एजेंट फॉर अदर्स। तो दूसरों के लिए एज एजेंट काम करने को हम ब्रोकर्स कहते हैं। 1750s तक जो नेटवर्क था, इनको जो कंट्रोल करता था, इट वॉज कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स। फिर वो 750s के बाद फिर ये ब्रेक डाउन, ये सिस्टम जो मैंने कहा कि दियर बाय इंडियन मर्चेंट्स बैंकर्स, फिर वहाँ पर सप्लाई मर्चेंट्स थे। फाइन। ये सिस्टम पर फिर 1750s में ये नेटवर्क जो है टूटने लगा, और यूरोपियन जो कंपनीज थी वो ज़्यादा ताकतवर होने लगी, क्योंकि उनको काफ़ी रियायत मिलती, कंसेशंस मिलते थे लोकल कोर्ट्स से, और उनके पास फिर मोनोपोली राइट्स आते थे तजारत के, दैट्स द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड। इस वजह से क्या हुआ कि डिक्लाइन हो गया जो सूरत का, और जो होली का पोर्ट जो मैंने पहले मेंशन किया, वो डिक्लाइन हुआ, उसमें जवाल आया, और एक्सपोर्ट्स जो इम्पोर्ट से हुआ करते थे वो कम होते गए।
और जो क्रेडिटर्स थे जो इनको फाइनेंस करते थे वो भी अब ख़त्म हो गए, और लोकल बैंकर जो उनका दिवालिया निकल गया। और जो लास्ट ईयर से 17th सेंचुरी के जो वैल्यू था तजारत का फ्राम सूरत पोर्ट, अगर मिसाल में दूंगा, इट वाज 16 मिलियन बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। लेकिन 1740s तक पहुँचते तो ये इसकी जो कीमत है वो कम होते होते ओनली इट मीन ओनली 3 मिलियन। इट मीन्स कि जो तजारत है फ्राम द सूरत पोर्ट इट डिक्लाइनड, और देयर वाज ए स्लम्प इन द ट्रेड मैसिवली। इसके बाद जो हम अगर हम कंपैरिजन करेंगे उस वक्त जो जो हमारे पास पोर्ट्स थे, जो जैसे मैंने कहा सूरत और हुगली, दैट उनका डिके हो गया। और जो बॉम्बे और कलकत्ता है पोर्ट्स हैं, दे वर ग्रोइंग मैसिवली। उनकी जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो गई बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स की। इसके साथ साथ जो हम इसको समझ सकते हैं, दैट शिफ्ट ये इंडिकेट करता है कि दिस ए ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। जो कॉलोनियल पावर था, जो साम्राज्य ताकत था, उनका जो ताकत था वो इंक्रीज होता जा रहा था। वो दर्शाते हैं कि जो बॉम्बे और कलकत्ता पोर्ट्स का की ग्रोथ, जो तिजारत थी इन नए पोर्ट्स के साथ, उनको कंट्रोल करती थी यूरोपियन कंपनीज, उनको अब इंडियन कंपनीज कंट्रोल नहीं करती थी। और उनको जो शिप्स जो ले जाते थे वो यूरोपियन शिप्स हुआ करते थे। और जो पुराने जो ट्रेडिंग हाउसेस थे जो तजारत कंट्रोल करते थे वो कोलैप्स हो गए, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए उनको ऑपरेट करना पड़ा विद इन द नेटवर्क शेप्ड बाय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। जो नेटवर्क किनका था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का, उनको अब उन्हीं नेटवर्क्स के अंदर काम करने की ज़रूरत आ पड़ी अपनी सर्वाइवल के लिए। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वेंट। अगर हम टेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करेंगे इंडिया में, तो किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में इफेक्ट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि जो वीवर्स की लाइफ और जो बाकी आर्टिजन्स थे उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ा इस चीज़ की वजह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।